हाँ ललिता, आज शाम को हम पक्का मिल रहे हैं। अरे हाँ बाबा, तुम्हारे मनपसंद मूंग दाल के पकौड़े खाने चलेंगे। क्या बताऊं पलक, आजकल तो तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। हर चीज में बस तुम नजर आती हो। तीनों भाई विवेक, केशव और मोहित अपने घर के आंगन में बैठकर अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से कॉल पर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन तीनों की इकलौती बहन प्रिया चुपके से वहाँ पर आ जाती है और उन सबकी बातें सुनने लगती है। क्या बात है भैया, बड़ी रोमांटिक बातें हो रही है मेरी होने वाली भाभीियों से। प्रिया की बच्ची, तू यहाँ क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुझे अपने भाइयों की बातें सुनते हुए? शर्म तो अब आप तीनों को आएगी जब मैं ये बात माँ को बताऊंगी। प्रिया घर के अंदर हॉल की तरफ भागती है, जिसे देखकर उसके तीनों भाई पीछे पीछे भागते हैं। माँ, माँ बचाओ, माँ देखो ना माँ, माँ बचाओ मुझे। माँ, आप रास्ते से हट जाओ, आज हम प्रिया को नहीं छोड़ेंगे। अरे क्या हुआ तुम तीनों को, और क्यों अपनी बहन के पीछे भाग रहे हो? माँ, आज मैंने तीनों भैया को उनकी गर्लफ्रेंड से बातें करते हुए सुन लिया है, इसलिए मेरे पीछे भाग रहे हैं। क्या? ये प्रिया क्या कह रही है? तुम तीनों की गर्लफ्रेंड है? अपनी माँ माधवी के पूछने पर तीनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपनी माँ माधवी को बता देते हैं। अरे तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? मैं तो वैसे भी तुम तीनों के लिए लड़की ही देख रही थी। अगर तुम तीनों को पहले से ही लड़कियां पसंद है तो मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब तो मैं जल्द से जल्द तुम तीनों की शादी करवाना चाहती हूँ। लेकिन माँ, शादी के बाद तीनों भाभियाँ रहेंगी कहाँ? हमारा ये छोटा सा घर सिर्फ एक कमरे और हॉल में ही खत्म हो जाता है। हमारे जमाने में तो एक कमरे में 10 लोग रहते थे, तो ये तो 6 लोग हैं। क्या ये एक कमरे में नहीं रह सकते? माधवी अपने तीनों बेटों की गर्लफ्रेंड के माता पिता से बात कर उन तीनों का रिश्ता अपने बेटे से जोड़ देती है और कुछ समय में शादी कर तीनों बहुएं अपने ससुराल में आ जाती हैं। ससुराल आने के बाद उन तीनों को जैसे ही एक कमरे वाली बात पता चलती है तो तीनों काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। माँ जी, हम तीनों अपने पतियों के साथ भला एक कमरे में कैसे रह सकते हैं? वैसे भी आज तो हम तीनों की शादी की पहली रात है। सब नॉर्मल हो जाता है, बस अगर हम अपना मन बना ले तो। वैसे भी मैंने कमरे में पर्दे लगा दिए हैं, जिससे अब तुम तीनों को अपनी सुहागरात मनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। बेचारी तीनों बहुएं एक दूसरे की शक्ल देखते हुए कमरे में आती हैं और अपने अपने पतियों के साथ पर्दे के सहारे लेट जाती हैं, जहाँ सभी नए नवेले जोड़े अपनी शादी की पहली रात अपने साथियों के साथ प्यार भरी बातें करते हैं और एक अच्छा वक्त बिताते हैं। वही यह तीनों जोड़े बेचैनी से परेशान हो रहे होते हैं। मैं जानता हूँ नम्रता, हमने मिलकर अपनी सुहाग रात के लिए कितने सारे सपने देखे थे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसे ही हमारी तनख्वाह बढ़ेगी तो हम अपने लिए अलग अलग कमरा बनवा लेंगे। बस थोड़े समय की बात है। तीनों भाई अपनी पत्नियों को समझाकर जैसे तैसे करके सो जाते हैं, लेकिन तभी आधी रात में सबसे बड़े भाई विवेक का पेट खराब हो जाता है और वो बार बार गंदी गैसेस छोड़ने लगता है, जिससे पलक और नम्रता का उस कमरे में सांस लेना दुश्वार हो जाता है। सुहाग रात के दिन सभी लोग गुलाब के फूलों की खुशबू सूंघते हैं और यहाँ हमें इस बदबूदार बात को सूंघना पड़ रहा है। छी, कितनी गंदी बात है ये। अरे विवेक भैया, अपने ये बम के गोले छोड़ना तो बंद करो। सुहाग रात तो हम तीनों मना नहीं पा रहे हैं, कम से कम चैन से सो तो सकते हैं। अरे केशव, तू तो जानता है कि हर रात मेरे गैस बन जाती है, अब मैं क्या करूं? सभी लोग जैसे तैसे करके अपनी नाक बंद करके सोने की कोशिश करते हैं। वहीं केशव और पलक धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। अरे बस भी करो, अब मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। खुदा ने भी तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है मेरी जाने मन। कितना किस्मत वाला हूँ मैं जो मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है।
केशव अपनी पत्नी पलक की तारीफ करते हुए उसके करीब जाने ही लगता है कि तभी सबसे छोटा भाई मोहित नींद में उठता है और चलने लगता है। चलते चलते मोहित पर्दा हटाकर सीधा केशव की तरफ चला जाता है और उसके पेट पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है। मेरा पेट, भैया। आप ठीक तो है ना जी? अरे मुझे छोड़ो, छोटे को पकड़ो, इसे आधी रात में नींद में चलने की बीमारी है। केशव विवेक जल्दी से उठते हैं और मोहित को पकड़कर उसे जगाते हैं, जिसके बाद तीनों भाई दोबारा से अपने बिस्तर पर आकर सो जाते हैं, जहां केशव और मोहित को आखिरकार नींद आ ही जाती है। लेकिन वहीं विवेक के दिल में अभी भी सुहागरात मनाने की चाहत जगी होती है। अरे आप सो भी जाइए, हमारी सुहागरात आज नहीं मनेगी। अब तो चांद ही धरती पर क्यों ना आ जाए, हमारी सुहाग रात तो मनकर रहेगी। विवेक लक्षिता को उठाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकालने लगता है। अरे आप मुझे बाहर क्यों ले जा रहे हैं जी? चुप रहो तुम, हम छत पर जा रहे हैं, अब हम अपनी वही सुहागरात मनाएंगे। विवेक लक्षिता दबे दबे कदम रखते हैं और छत पर जाने लगते हैं कि तभी अचानक माधवी की आंख खुल जाती है और वो उन दोनों को देख लेती है। विवेक, लक्षिता, इतनी रात में तुम दोनों छत पर क्यों जा रहे हो? माँ, वो ललिता को थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी ना, इसीलिए मैं उसे छत पर ले जा रहा था। घड़ी में समय देख रहे हो? क्या हो रहा है? रात के 3 बज रहे हैं और भला इस समय छत पर कौन जाता है? चलो जाओ अपने कमरे में। माधवी की बात सुनकर विवेक और लक्षिता वापस अपने कमरे में आ जाते हैं और सुहागरात मनाने का यह प्लान विवेक का बुरी तरह से फेल हो जाता है। तीनों भाई काफी कोशिश करते हैं कि वो अपनी सुहागरात मना सके, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं, जिसके बाद अब वो जैसे तैसे करके सारे के सारे सो जाते हैं। शादी की रात सुहागरात न मनाने पर तीनों बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती हैं। ऐसे ही सारी रात गुजर जाती है और अगला दिन आ जाता है। अरे सुनीता बहन, इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? हाँ, सोचा आज तुम्हारी 3 नई नवेली बहुओं के हाथ की चाय पीऊं। वैसे बहुएं खुशखबरी कब दे रही है जी? क्या हमारी सुहागरात तक नहीं बनी और इन्हें खुशखबरी चाहिए? अरे कुछ हो तो खुशखबरी देंगे ना हम। एक ही कमरे में 3-3 जोड़े रहने की वजह से तीनों ही भाई चाहकर भी अपनी पत्नियों के साथ एक अच्छा वक्त बिताने की कोशिश नहीं कर पाते, और अगर कभी करते भी तो अरे छोड़िए ना, कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, सब अपने कामों में लगे हुए हैं। इतनी मुश्किल से तो थोड़ा वक्त साथ बिताने का मौका मिला है। मोहित और नम्रता अकेले कमरे को पाकर थोड़ा बहुत रोमांस करने की कोशिश करते हैं कि तभी लक्षिता और विवेक भी रोमांस करने के लिए कमरे में आ जाते हैं। ऐसी हालत में एक दूसरे को देखकर चारों ही शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। नॉर्मल फैमिली होने की वजह से उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो लोग कहीं बाहर होटल तक जा सके। ऐसे ही समय गुजरता है और इन तीनों की शादी को पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। अरे बहुओं, तुम तीनों की शादियों को 6 महीने हो चुके हैं और तुम तीनों में से किसी ने भी अभी तक खुशखबरी नहीं दी। प्रेरणा की बहू को देखो, 1 महीने में उसने खुशखबरी सुना दी। हाँ भाभी, बताओ ना, आप कब मुझे बुआ बना रही हो? बताओ ना भाभी, कितना टाइम हो गया? अपनी सास और ननद की ऐसी बातें सुनकर अब तीनों बहुएं अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस भी करिए आप लोग। शादी करने के बाद हम तीनों को कभी अपने पति के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका तक नहीं मिला, जो हम आपको दादी और बुआ बनाए। एक कमरे में 3-3 जोड़े रहकर भला कैसे एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता सकते हैं? सोचा है आपने कभी इस बारे में? माँ जी, आपके जमाने में रहते होंगे एक कमरे में 10 लोग, लेकिन आज के समय में कोई नहीं रहता। और अगर आपको इतना ही दादी बनने का शौक है ना, तो बनवा दीजिए हमारे लिए अलग अलग कमरे। इतना कहकर तीनों बहुएं गुस्से से मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली जाती हैं, अपनी बहू की और भाभीयों की ऐसी बातें सुनकर। माँ, भाभी कह तो बिल्कुल ठीक रही है। शादी के बाद हर जोड़ा प्राइवेसी चाहता है और हमने उन्हें प्राइवेसी तक नहीं दी। हाँ बेटा प्रिया, जाने अनजाने में मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मुझे भी अपनी गलती को सुधारना होगा। माधवी के पास थोड़े बहुत पैसों की सेविंग होती है, जिसकी मदद से वो अपने आधे घर को तुड़वाकर उसे थोड़ा सा बड़ा बनवाती है
और अपनी बहुओं के लिए 3 अलग-अलग कमरे बनवाती है, जिसके चलते आखिरकार तीनों बहुओं को अपने पतियों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलता है और आखिरकार अब उन तीनों बहुओं की सुहागरात बनती है।